अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इंशाल्लाह 6 से क्लास स्टार्ट हो रही हैं, तो आपकी क्लास सैटरडे को हुआ करेगी या संडे को, या दोनों आपकी एक ही दिन हुआ करेंगी? कोई उसमें सर आइडिया? यार अभी तक तो कोई आइडिया नहीं है। मैं ऑनेस्टली मुझे पता भी अभी लगा कि जब मैंने मैसेजेस खोले हैं। अपने इतने मसले हैं कि उनमें इतना घिरा और फंसा हुआ हूँ कि क्लासेस के लिए भी बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है। तो जाज साहब से पूछता हूँ ये सिचुएशन क्या बनेगी, फिर देखते हैं ये कितना चलेगी ये। सर उन्होंने बताया कि 25 ऑफ फरवरी से तकरीबन पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, कहीं 23 या 25 से फेब से। तो अराउंड 2 से 3 क्लासेस तो सर बन रही हैं इस शेड्यूल में, फरवरी में। 2 या 3 क्लासेस मींस 2 या 3 हफ्ते। जी सर, 3 वीक सर। मतलब क्लासेस का मतलब यही है कि सैटरडे और संडे को सर क्लास होती है। तो एक अच्छा। 6 फरवरी है सैटरडे, 13 फेब है और फिर 20th है। उसके बाद कहीं उन्होंने 23rd कहा था, तो वो वीकडे बीच में स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास कहीं 3 क्लासेस बन रही हैं, 6, 13 और 20th। लेट मी 6th 13th 6 सर एक सैटरडे है, और उसके बाद 13th और 20th। ठीक है। इजाज साहब से तो बात हुई थी जब लास्ट उनकी क्लास थी संडे को। तो वो काफ़ी एक्साइटेड थे कि आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो भी बहुत टफ होंगे, और फोर्थ सेमेस्टर है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो रिक्वेस्ट तो हम सारों ने यही की थी उनसे कि सर जिस तरह ये पढ़ाई का भी मतलब एक ऑनलाइन से थोड़ा सा मुश्किल ही है, एक काफ़ी गैप इसमें में बना हुआ है। तो रिक्वेस्ट हम्म। हमने काफ़ी की थी कि सर अपनी छुट्टी ज़रा नरमी रखिएगा हम सारों के लिए। बट वो काफ़ी एक्साइटेड थे कि नहीं, तुम लोगों के साथ जो है ना, मैंने सही से मार्किंग करनी है। तो बस इसी तरह ही है सर, आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा रियायत कर लीजिएगा। लास्ट सेमेस्टर है हमारा, इज्जत से निकल जाए अगर।
बैंड वाले भाई भी आ गए? नहीं आए? रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर ली थी। नहीं सर, वो भी नहीं आया। नहीं, वो अभी रिक्वेस्ट आई थी उनकी तो मैंने एक्सेप्ट तो कर ली थी। आ गए जी सर, गुमनाम बैंड से। वाले आ गए। जी, गुमनाम सिपाही भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लास्ट टाइम खार साहब कर दें स्टार्ट या वेट करें लोगों का? सर जैसे आपको बेहतर लगे। सर एक्चुअली हमारी भी वो तकरीबन 1.5 आवर की एक और भी हुई है क्लास, तो लोग थके हुए हैं? जी सर, लोग भी थके हुए हैं, मोबाइल और लैपटॉप्स भी थके हुए हैं, थोड़ी चार्जिंग भी कम है। अच्छा। जी सर। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कंपनीज थी, कमेटीज जो थी, कमेटीज के ऊपर हमने बात की थी। और उसमें ऑडिट कमेटी जो थी, ऑडिट कमेटी के ऊपर डिस्कशन हमारी जो है वो हुई थी। ऑडिट कमेटी जो है वो अ, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है और मीटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी और किस किस्म के बंदे होने चाहिए उसमें। और ये बात भी हुई थी कि उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और उसका जो स्कोप ऑफ ऑपरेशन है कि हमने बात की थी, ज़रा थोड़े लंबे चौड़े थे रिपोर्टिंग प्रोसीजर। और यहाँ तक बस हमारी जो उसका सेक्शन 28 है वो हमने डिस्कस किया था। ह्यूमन रिसोर्स और रिम्यूनरेशन कमेटी जो है, और फिर हमने एक आधा एनुअल रिपोर्ट में भी देखा था ये 2000 एंड उसकी 20 की कोहिनूर मिल्स की एनुअल रिपोर्ट है, इसको भी देख लेते हैं। अभी इसमें भी एक दो कुछ और भी देख लेते हैं जिसमें को कमेटीज वगैरह बनी
ही हो, ताकि साथ साथ हम ये देखें कि जो चीज़ यहाँ पे ऑब्वियसली जो यहाँ पे लिखी हुई है वो अप्लाई भी जो है वो डेफिनेटली हो रही होगी। तो जस्ट टू मेक श्योर, तो उसको भी हम देख लेंगे। अच्छा, तो देयर शैल बी अ ह्यूमन रिसोर्स एंड रिम्यूनरेशन कमेटी ऑफ एटलीस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो 3 में से कम अज कम एक का इंडिपेंडेंट होना, अगेन वही जो बात हमने उस दिन भी देखी थी कि 33% तो उन्होंने इंडिपेंडेंस बोर्ड पे रखनी है, ताकि इन केस कोई इशू हो तो कोई डिसेंटिंग वॉइस भी जो है वो रेज करने वाला कोई ऐसा बंदा हो जिसको बाकी लोगों के साथ जो है वो कोई लेना देना या उनके इन्फ्लुएंस में जो है वो ना आ सके। और इसमें ये बात भी इन्होंने की है कि कंप्राइजिंग अ मेजॉरिटी ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, के ज़्यादा डायरेक्टर्स होने भी वो चाहिए। पहली बात तो यह है कि एटलीस्ट 3 है, तो ज़्यादा भी रख सकते हैं आप, ज़्यादा रखने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कम से कम 3 तो होने ही चाहिए। और ये जो एटलीस्ट 1 मेंबर शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वजह इसकी फिर ये है कि यानी ये बात के उन्होंने ये बता दिया कि यार 1/3 जो वो हो, 1/3 बेसिकली रिप्रेजेंटेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होनी चाहिए। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में बी इंक्लूडेड एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी। अब वहाँ पे जो हमने ऑडिट कमेटी में बात की थी, ऑडिट कमेटी में बात ये हुई थी कि वही एटलीस्ट 3 मेंबर्स कम से कम तो होने चाहिए। और वहाँ पे भी यही कि अब इधर लफ्ज़ जो उन्होंने यूज़ किया था मेजॉरिटी नॉन एग्जेक्टिव, जबकि यहाँ पे उन्होंने तो कंप्राइजिंग ऑफ नॉन एग्जेक्टिव एंड एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यानी होने ही वो चाहिए भाई, कम से कम 3, और उसमें से नॉन एग्जेक्टिव हों और इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि माली मामलात जो हैं उसमें जो बंदा काम कर रहा है या जिसकी अपनी परफॉर्मेंस देखनी है, अगर उसी को ही बोर्ड पे ले आएंगे या उसी को की मेजॉरिटी ले आएंगे तो चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, जिसकी वजह से यानी यहाँ पे सिचुएशन जो थी वो ये थी कि भाई नॉन एग्जेक्टिव्स हों या एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। और दूसरी बात जो अब इसमें और उस कमेटी में जो फ़र्क है वो ये है कि चेयरमैन ऑफ द कमेटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब यहाँ पे भी इन्होंने बात यही की कि चेयरमैन ऑफ द कमेटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यहाँ तक तो वो सेम है, लेकिन इधर जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि भाई यहाँ पे वो कह रही हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मे बी इंक्लूडेड एज मेंबर ऑफ द कमेटी, और यहाँ पे उन्होंने क्या वो हल्की सी एक इशारा किया कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु शैल नॉट बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। इस कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होना चाहिए, यानी एग्जेक्टिव साइड से कोई भी ना हो। अगेन इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए अगेन ये एक और यानी स्टेप कि भाई जो आपके वो हैं जो हेड कर रहे हों, हेड करने वाला वो बंदा नहीं होना चाहिए जिसकी कारकर्दगी जो है वो इन क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन से मेरी मुराद ये नहीं कि इन क्वेश्चन से मुराद के जिसकी हम स्क्रूटनी कर रहे हैं या जिसकी कारकर्दगी देखना चाह रहे हैं,
तो अगर उसी को ही ऊपर बिठा देंगे तो फायदा हो जाए, फायदा उस काम का। तो मीटिंग की फ्रीक्वेंसी या वो, और फिर इसके भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी और क्या क्या चीज़ें ये चेक करेंगे। और तो द कमिटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर एंड मे मीट मोर ऑफन if requested by a member of the board or committee itself or the chief executive officer. The head of human सर resource or जी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है सर। बाकी लोगों के साथ शेयर हो रही है? आई डोंट नो सर, मैंने लेट ज्वाइन किया तो शेयर नहीं है अभी। बाकी लोगों के साथ हो रही है? नो सर, नहीं हो रही। अब होना शुरू हुई है? जी सर। सर अच्छा, तो गेटिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, अब ये ह्यूमन रिसोर्स कमेटी है जिसके ऊपर जो है वो हमारी डिस्कशन हो रही है। और इसमें क्या है कि द चेयरमैन ऑफ द कमेटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में बी इंक्लूडेड। और जबकि बात जब हो रही थी ऑडिट कमेटी की, तो उन्होंने बाकी चीज़ें तो सेम रखी हुई हैं, लेकिन उन्होंने चेयरमैन ऑफ द कमेटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यहाँ तक दोनों कॉमन है, बेशक वो ऑडिट कमेटी हो बेशक वो ह्यूमन रिसोर्स कमेटी हो। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को शामिल किया जा सकता है अगर मे बी इंक्लूडेड, जबकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हु शैल नॉट बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बीच में नहीं आना चाहिए ऑडिट कमेटी में, एटलीस्ट चेयरमैनशिप तक तो नहीं होना चाहिए। और अगर ऊपर भी अगर आप देखें तो उन्होंने कहा एटलीस्ट 3 मेंबर्स की होनी चाहिए, वो नीचे भी उन्होंने एटलीस्ट 3 मेंबर्स का ही जिक्र किया। उसमें कहा मेजॉरिटी जो है वो नॉन एग्जेक्टिव्स की हो, और एक तो हो ही इंडिपेंडेंट। यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई नॉन एग्जेक्टिव एंड एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये वो ज़रा कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि दोनों कमेटीज़ में है। मैंने कहा साथ साथ में फिर उसमें वो फाइनेंशियल लिटरेट की बात भी हुई थी कि भाई फाइनेंशियल लिटरेट कौन होगा। ऐसा नहीं है कि ऑडिट कमेटी है और अकाउंटिंग या फाइनेंस जानने वाला कोई हो ही ना उसमें। तो ये ऐसी चीज़ है जो अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, कि इसमें जो टर्म्स वगैरह या जो जार्गन है या जो चीज़ों की डेप्थ है, वो कोई अगर फाइनेंशियल लिटरेट हो और उसका एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो तो ओनली देन ही कैन अंडरस्टैंड कि बात क्या हो रही है। मसलन अब आप सब लोग जो हैं, यू आर ऑलमोस्ट बाय डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेट, वैसे तो माशाल्लाह आप सब हैं। लेकिन कोई मुझे बता सकता है कि इक्विटी कार्व आउट और स्पिन ऑफ में क्या फर्क होता है? नहीं बता सकते तो कोई मसला नहीं है, मैंने तो वैसे ही एक सवाल किया था सिर्फ वो डेमो देने के लिए और बात को समझाने के लिए। नो सर। अच्छा, इक्विटी कार्व आउट ये है कि जब आप एक एक कंपनी, ये डाइवेस्टिचर की एक एग्जांपल है। डाइवेस्टिचर ये है कि जब आप यू आर सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को आप खत्म कर रहे हैं, और तो आप क्या करेंगे कि इसी कंपनी की एक एक सब्सिडरी क्रिएट करेंगे। सब्सिडरी क्रिएट करने के बाद आप जो एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे या जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनको
उस कंपनी के शेयर्स ऑफर नहीं किए जाएंगे, बल्कि जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर करके और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे ले आया जाएगा, वो जो नई कंपनी आप क्रिएट कर रहे हैं। जबकि स्पिन ऑफ में जो नई कंपनी क्रिएट की जा रही होगी, उसके जो शेयर्स होंगे वो एग्जिस्टिंग जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनमें उसी परसेंटेज के लिहाज से तकसीम कर दिए जाएंगे। अब ये एक वैसे क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई बात आ गई कि अब एक बंदा जो कि मार्केटिंग का है या जो एचआर का है, तो इसकी क्या, इस डिसीजन की क्या रिपरकशंस हो सकती हैं, इन टर्म्स का मतलब क्या है। गूगल करके तो शायद उनको पता तो लग जाए कि ये क्या है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस को, इसकी डेप्थ को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना, ये ऑब्वियसली एक वो बंदा हो सकता है जिसके पास ना सिर्फ के अगर क्वालिफिकेशन तो चलो हो, लेकिन अगर उसका एक्सपीरियंस भी होगा तो वो तब इसको समझ सकेगा कि भाई ये डाइवेस्टिचर क्या चीज़ है। अच्छा, ये जो स्पिन ऑफ करने वाले हैं या अगर ये स्पिन ऑफ करना चाहते हैं तो स्पिन ऑफ की इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, उसके उसके उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कंपनी अगर ख़त्म होगी तो वो किस तरीके से फिर ख़त्म होगी। तो जो कि बाकी लोगों को, यानी मैं फिर वही कह रहा हूँ कि गूगल करके तो पता लग जाएगा कि भाई ये होती क्या है, लेकिन इससे क्या होता है ऑब्वियसली उनकी फील्ड नहीं है, तो दे वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीटली ग्रास्प द आइडिया, जिसकी वजह से कहा गया कि भाई कम से कम यार, बाकी तो चलो जो भी, लेकिन एक बंदा तो फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए। एक मिनट जरा, आवाज़ान हो रही है तो अच्छा जी। द कमेटी शैल मीट एट लीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। हाँ, ये तो खैर ये बात भी, ये भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़रा कॉमन है। उसमें ज़रा फ्रीक्वेंसी मीटिंग की ज़्यादा थी, जो ऑडिट कमेटी की हमने बात की थी। अब वहाँ पे एटलीस्ट वंस इन अ ईयर था, यहाँ पे एटलीस्ट वंस एवरी क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब ये उसमें और इसमें डिफरेंस है अगेन। ऑडिट उसमें ह्यूमन रिसोर्स कमेटी में इनसे कह रहे हैं कि यार बस साल में एक दफ़ा मिल लेना काफ़ी है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के कितने प्रॉब्लम्स होंगे। जबकि माली मामलात में क्योंकि वो उसकी ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, और पैसों का ही तो मामला है और पैसों के लिए ही तो बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ज़रा उधर फ्रीक्वेंसी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई है। जबकि वहाँ पे ज़्यादा है, इधर कम है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, if not a member of the committee, head of the human resource, if not the secretary of the committee, or any other advisor or person may attend the meeting only by invitation. ठीक है जी। और हाँ, सॉरी, the head of the human resource or any other person appointed by the board of directors may act as the secretary of the committee. अब यहाँ पे भी इस कमेटी में और उस कमेटी में अगेन इस लिहाज से भी जो है वो डिफरेंसेस हैं कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो हेड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स कमेटी होगा
या कोई और बंदा जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दें, मे एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। जबकि हमने ऑडिट कमेटी में ये चीज़ देखी थी कि जो उसका जो हेड होगा वो द हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट and external auditor is represented by engagement partner, or in his absence any other partner designated by the firm shall attend the meetings। और यहाँ पे उन्होंने अब वो जगह मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल वो चलें, थोड़ी देर में वो आ ही जाएगा कि जो इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन है तो उसको एज अ सेक्रेटरी इन्होंने जो है वो अपॉइंट किया हुआ था। वो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि वो बात हमने इसके बीच में कहाँ पड़ी थी, लेकिन बहरहाल इसमें और जो ह्यूमन रिसोर्स कमेटी है इसमें ये बेसिक फ़र्क है कि जो यहाँ पे जो जिस बंदे को भी आप हेड बनाएंगे वही कंपनी का की जो ये कमेटी है, इस कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पे भी फ़राइज़ सर अंजाम देगा। जबकि वहाँ पे जो है वो जो हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो उसको आपने कंपनी कमेटी सेक्रेटरी के तौर पे जो है वो आपने यूज़ जो है वो किया था आपने। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, head of the human resource, or any other advisor or person may attend the meeting only by invitation। अगर तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेंबर है तो फिर तो भाई जब वो मीटिंग का नोटिस जाएगा तो फिर तो उसको भी आना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मेंबर नहीं है तो वो खुद से कि भाई मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, सीईओ हूँ कंपनी का, मैं जिस मीटिंग में जाके घुस जाऊं और जो भी वहाँ पे डिस्कशन करना चाहूँ तो ऐसे नहीं है। अगर उसको उनको इनविटेशन गई भी है तो ठीक है, वो जा बाय लॉ बाय रूल्स वो नहीं जा सकता। A member of the committee shall not participate in proceedings of the committee when an agenda item relating to his performance or review or renewal of the terms and conditions of his service comes up for consideration। किसी स्पेसिफिक बंदे के ऊपर बात हो रही है तो फिर उसको फॉर द टाइम बीइंग उस वक्त तक जिस वक्त तक उसकी परफॉर्मेंस या वो डिस्कस हो रही हो तो उसको मीटिंग या जगह जो है वो छोड़ देनी चाहिए। TORs इसके भी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि रिकमेंड टू द बोर्ड फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल a policy framework for determining remuneration of directors। अब यानी remuneration of directors के ऊपर जो policy recommendations होंगी उसके लिए ये कह सकते हैं। और the definition of senior management will be determined by the board, which shall normally include the first layer of management below the chief executive officer level। तो सीनियर मैनेजमेंट में कौन आएगा जो कि फिर आगे एग्जेक्टिव का रोल भी अदा करेगा, तो वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उसको डिटरमिन करता है और उसके ऊपर रिकमेंडेशंस वगैरह देता है। Undertaking annually a formal process of evaluation of performance of the board as a whole and its committees, either directly or by engaging external independent consultants, and if so appointed, a statement to that effect shall be made in the director's report, disclosing name and qualifications and major terms of appointment। अब ये तो वो बंदा है कि अगर कोई आपने कोई कमेटी के ऊपर जो है वो आपने लिया हुआ है, लेकिन ये जो अब ये कोहिनूर मिल्स लिमिटेड, अब इन्होंने ही अब जैसे ऑडिट कमेटी बनाई हुई है, ऑडिट कमेटी में जो है वो चेयरमैन कौन है और उसके मेंबर्स कौन हैं और इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस जो हैं वो
वो दी हैं और इनकी नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड और अटेंडेड कितनी है। अब क्योंकि लॉ ने कहा हुआ था कि भाई सिर्फ 3 ही बंदे होने चाहिए, तो कोहिनूर मिल्स वालों ने सिर्फ 3 ही बंदे रखे हुए हैं। अब ये जरा इनकी वो है कि भाई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। लॉ कहती है कि भाई कम से कम हर क्वार्टर में मीटिंग होनी चाहिए, मींस एक मीटिंग तो आपको करनी चाहिए। और तो साल में 4 हो गई, तो इन्होंने 4 मीटिंग्स जो हुई, पहली बात तो ये कि 4 मीटिंग्स करवाई गई। अब ये उसकी परफॉर्मेंस की इंडिकेशन वगैरह है कि जो रिक्वायर्ड नंबर है लॉ का वो अबाइड बाय किया गया है, और उसमें जितने भी हमारे मेंबर्स थे वो सारे के सारे मेंबर्स जो थे वो मौजूद भी थे। इसी तरह सॉरी, ये तो ह्यूमन रिसोर्स कमेटी की बात हो रही है जैसे, तो ह्यूमन रिसोर्स कमेटी का भी हम देख लेते हैं। 3 बंदे हैं। अब इसमें राशिद अहमद साहब जो हैं ये ऑडिट कमेटी में भी थे, और ह्यूमन रिसोर्स एंड रिम्यूनरेशन कमेटी में भी जो है वो रियाज अहमद साहब भी शामिल हैं, शहबाज साहब भी शामिल हैं। तो यही 3 बंदे जो हैं वो ऑडिट कमेटी में भी थे, यही 3 बंदे जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स कमेटी में भी हैं। और फिर वो जितनी उनकी मीटिंग्स हुई हैं और जो जो अटेंड की गई हैं और जो उसकी तरफ से रिकमेंडेशंस हैं, जो उसकी कारकर्दगी रही है, वो सारी भी इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, ताकि उनकी परफॉर्मेंस वगैरह का भी उनको बेहतर तरीके से जो है वो पता लगता रहे। तो ये वो पॉइंट है सारा कि वो undertaking annually a formal process of evaluation of performance of the board as a whole and its committees, either directly or by engaging external independent consultants. अब वो ऑब्वियसली जो उन्होंने परफॉर्मा वगैरह और वो बाकी सारी चीज़ें होंगी वो बैक एंड पे सारा काम हुआ होगा, और एनुअल रिपोर्ट में तो जस्ट आप उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आप सामने लाते होते हैं। Recommending human resource management policies to the board, recommending to the board the selection, evaluation, development, compensation of chief operating officer and chief financial officer, company secretary and head of the internal audit. के इनकी वो जो पूरी एक इवैल्यूएशन प्रोसेस जो इनका पूरा है कंप्लीट, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का, कंपनी सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव जितनी भी है कंपनी की, उनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या वो उनको हायर करते हुए मीट किया गया है या नहीं किया गया, या अगर आपने हायरिंग करनी है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या सेट किया जाए। और consideration and approval on recommendations of the chief executive officer on such matters for key management positions who report directly to chief executive officer or chief operating officer. And when human resource and remuneration consultants are appointed, their credentials shall be known by the committee and a statement shall be made by them. अब यहाँ पे क्योंकि उन्होंने कोई इस तरह का कंसल्टेंट वगैरह क्योंकि हायर नहीं किया था, तो इस वजह से उन्होंने उसका कोई जिक्र भी एनुअल रिपोर्ट में नहीं किया हुआ है। ठीक है जी। हाँ, कोई उन्होंने कंसल्टेंट का नाम यहाँ पे नहीं लिया कि हमने वो इंडिपेंडेंट कोई कंसल्टेंट हायर किया हुआ है और हम उसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट की हुई हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं, और जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि आपके सामने खुला हुआ है
इसके अंदर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए हुए हैं, TORs जो हैं, उन्हीं TORs के की बेस पे जो सजेशंस वहाँ पे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली ही ये फॉर्म भी की गई है और ये काम भी करती है। कोई कंसल्टेंट हायर नहीं किया गया था, तो इस वजह से अभी नॉमिनेशन कमेटी है। नॉमिनेशन कमेटी यूजुअली सजेस्ट करती है कि अमंग मैनी अदर सजेशंस के जो ऑडिट के लिए किसको अपॉइंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। The board may constitute a separate committee designated as the nomination committee of such number and class of directors as it may deem appropriate. The nomination committee shall be responsible for considering and making recommendations to the board in respect of the board committees and the chairmanship of the board. It also responsible for keeping in structure and size composition of the board under regular review and for making recommendations to the board with regard to changes where necessary. बोर्ड के ऊपर कमेटीज, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ये वो मिनिमम कमेटीज हैं जो कि आपके बोर्ड के ऊपर हो सकती हैं, जो कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दी हुई है। अगर इनके अलावा भी आप कोई कमेटी बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं और वो नॉमिनेशन कमेटी ही रिकमेंड करेगी। कौन जो है वो एक्सटर्नल ऑडिट के लिए होगा, ऑडिट कमेटी में कौन आए, हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट कौन हो, नॉमिनेशन कमेटी ही इस चीज को बताया करती है। रिस्क मैनेजमेंट कंपनी है और इसका काम जो है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो इसके हैं, TORs जो इसके हैं ऑफ द कमेटी, उसमें मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ ऑल मटेरियल कंट्रोल्स, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और कंप्लायंस वाले जो हैं। अब वो जो इंटरनल कंट्रोल्स आपने ऑडिट में सुना हुआ भी होगा। बहुत अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं आपके सिस्टम में, बेशक वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हों, ऑपरेशनल के ऊपर हों या कंप्लायंस के हों। ये कंप्लायंस जो है, दिस कंप्लायंस इज विद द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे सेट किए गए हैं, क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि उन्हीं की वजह से चेक्स एंड बैलेंसेस इंप्रूव होंगे, उन्हीं की वजह से चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो वो ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसके साथ कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। बेशक वो फाइनेंशियल हों ताकि ऑडिट वालों को और माली घपले ना हो, ऑपरेशनल हों कि काम जो है वो स्मूथ चल सके, और कंप्लायंस हो कि लॉ की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। रिस्क मिटिगेशन मेजर्स आर रोबस्ट एंड इंटेग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज इंश्योर्ड। इनका काम ये है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स इतने मजबूत कर दिए जाएं कि जो घपले के चांसेस हैं वो कम से कम किए जा सकें, चेक्स एंड बैलेंसेस मजीद, और ट्रांसपेरेंसी उसकी वजह से यह है कि आपकी रिपोर्ट्स में ज़्यादा बढ़ जाएगी। अप्रोप्रिएट extent of disclosure of companies risk framework and internal control system in directors report. अब डायरेक्टर्स रिपोर्ट फॉर मैनी रीजंस बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। लोग जब एनुअल रिपोर्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो समहाउ वो उसको स्किप कर जाते हैं, खाली फाइनेंशियल्स ही देखते रहते हैं। हालांकि वो बहुत अच्छी एक इंसाइट होती है कि ये जो फाइनेंशियल्स हैं अगर अच्छे हैं तो ये इस दफ़ा क्यों अच्छे हो गए, बुरे हैं तो ये बुरे क्यों आए हैं, और उससे फिर आपको एनालिसिस करने में ज़रा एक तो आसानी भी रहती है। फिर ये है कि जो कुछ
ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको आगे पीछे नहीं मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन आपको बोर्ड ऑफ इसमें चेयरमैन्स रिव्यू में या डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आपको मिल जाती होती है। मसलन जो प्रोपोज्ड फाइनल डिविडेंड है, प्रोपोज्ड फाइनल डिविडेंड आपकी जो जो फाइनेंशियल्स हैं, बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, उसमें फाइनल डिविडेंड की फिगर नहीं होगी जो इस साल का जो जो डिविडेंड है, क्योंकि वो जिस दिन प्रपोज किया गया है। अगर आपने IAS 10 पढ़ा हो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पोस्ट बैलेंस शीट डेट इवेंट्स के बारे में, तो आपको पता होगा कि अगर 31 दिसंबर आपकी बैलेंस शीट डेट है तो 31 दिसंबर को ही आपकी बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट नहीं बन जाती होती है। इट्स अ लेंथी प्रोसेस। आई एम टॉकिंग अबाउट specifically with reference to the public companies, because they are required to have an audit, an external audit, or a statutory audit, which is necessary. But that will only happen once the financial year has concluded. Only then you can go ahead and proceed with the audit. And that process will also, it will take, depending upon the organization, 2 or 3 weeks at least. And after that, once the audit is complete, there would be quite a few, or even if there are some of the observations, then you will sit with the management and ask for their explanations. The management will explain. If their explanations are taken as such, then the auditors will go ahead that now you can publish your financial reports. Anyhow, once that is done, then a notice for the general meeting will be published in one Urdu and one English newspaper. And after that, and even for that notice of the general meeting, you'll have to give at least a time of 2 to 3 weeks. और उसमें भी वो जो नोटिस रिसीव होने के बाद फिर जब वो मीटिंग होगी, मीटिंग में फिर सारा कुछ ये फाइनलाइज जो है वो होगा, और उसी दिन फैसला किया जाएगा कि भाई इस दफ़ा, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ही फैसला करना है कि डिविडेंड आपने कब देना। तो यानी तो उस दिन तो सारा कुछ लिखा हुआ आ गया है और चीज़ें तो फाइनल हो गई हैं। तो अब डिसाइड भी उसी दिन हो रहा है कि प्रोपोज्ड फाइनल डिविडेंड क्या होगा। तो ये प्रोसीजरल एक वो चीज़ है ऐसी कि जिसकी वजह से जो प्रोपोज्ड फाइनल डिविडेंड होता है, इट कैन नॉट बिकम पार्ट ऑफ द statement of retained earnings or the cash flow statement or the statement of it doesn't become part of the statement of comprehensive income. It is mainly part of the statement of retained earnings, and the statement of change in equity, if we take it on a broader अगर broader aspect पे देखें तो it is basically part of the statement of changes in equity. तो ये उसका पार्ट नहीं बन पाता जो proposed final dividend होता, क्योंकि जिस दिन सारी चीजें छप चुकी हैं और चीजें फाइनल हो चुकी हैं और जब उनके ऊपर साइन भी हो चुका है, तो डिसाइड ही उसी दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बैठ के किया है। तो अब तो सारी चीजें छप चुकी हैं, फाइनल हो चुकी हैं, तो फाइनल हुई हुई चीज के ऊपर तो फिर चेंजेस नहीं की जाती। तो सारी बात जो शुरू हुई थी वो ये हुई थी कि प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट में इसका जिक्र होता है। बाकी फाइनेंशियल्स में आपको स्टेटमेंट ऑफ पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड तो आपको नजर आएगा, क्योंकि वो आप अब पे कर रहे होंगे, आपने इस साल में पे किया होगा। लेकिन इस साल का जो प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड है वो आप क्योंकि नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, तो इस वजह से
वो आपकी फाइनेंशियल्स की का पार्ट जो है वो नहीं बनता होता। तो खैर ये एक appropriate extent of disclosures of companies risk framework and internal control systems in directors report। अभी अगेन डायरेक्टर्स रिपोर्ट की बात या पता नहीं शुरू हमारी यहाँ से ही हुई थी। तो ये बहरहाल वो मिनिमम कमेटीज हैं जो कि आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बनती हैं, मिनिमम। और इससे ज़्यादा भी अगर आप बनाना चाहें, हम कोहिनूर वालों के देख लेते हैं। कोहिनूर वालों के हालात से तो नहीं लगता कि उन्होंने कमेटीज को ज़्यादा बनाई हुई होंगी डिफरेंट, लेकिन स्टिल नहीं बनाई हुई जी इन्होंने। इन्होंने एक तो यही ऑडिट कमेटी है, फिर ह्यूमन रिसोर्स और रिम्यूनरेशन कमेटी है, और बस इनकी इन्होंने बाकी इतना तरद्दुद नहीं किया हुआ है। खैर, नमाज भी पढ़नी है, तो लास्ट टाइम भी रह गई थी। कुदूस साहब ने तवज्जो दिलाई थी, कुदूस साहब ने, पता नहीं हसीब साहब ने तवज्जो दिलाई थी। तो नमाज की ब्रेक कर लेते हैं। 15 मिनट्स काफ़ी होंगे। जी सर ठीक है। चलें जी, 15 मिनट्स के बाद फिर शुरू करते हैं। सर ऑलरेडी एक क्लास अभी ली है तकरीबन 1.5 आवर की, अभी तक नाश्ता भी नहीं किया मैंने। तो तो आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लें। 10-15 मिनट तो हम वो कर रहे हैं नमाज की, आप 20-25 मिनट कर लें, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलें ठीक है सर, थैंक यू। थैंक बिलाल, जी बिलाल को नाश्ता करवा दे यार। बिलाल छोड़ यार, सबसे कल एक ही कहकर दफा बिलाल नाश्ता को कर नाश्ता लेना। करवा दे। क्या वो खा रहे हो, समझ नहीं आ रही। मैंने कहा कल एक ही दफा नाश्ता कर लेना। वो आंखों में तो मेरे भी आंसू आ गए थे, लेकिन मैंने बहरहाल बहुत मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया जज्बात के ऊपर अपने। सर और मैं तो नहीं कर पाया सर कंट्रोल। मैंने नहीं कर पाया, आपकी आंखों में आंसू आ गए यानी। मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाया। तो बस देखो, वो इतनी उन्होंने दर्दनाक किस्म की बात की कि 4:22 हो गए हैं और अभी तक उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ है। तो अब देखें, ये तो परेशानी वाली बात थी ना ये। ये नाइट जॉब जो होती है ना, बस ये कर देती है ऐसा इंसान को। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें अभी कर लें फिर। चलें, बिल्कुल, थैंक यू सर, शुक्रिया।
सर क्लास चल रही है अभी? जी। चलिए इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट पे ज़रा ब्रीफ बात करते हैं, और फिर जो है वो हम 6 बजे स्टार्ट करें CGL या 6:30 स्टार्ट करें? चलिए 6:30 तक स्टार्ट कर लेंगे सही आपके। हो गया सर। अच्छा, कॉम्पोजिशन क्या है कि देयर शेल बी एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन एवरी कंपनी। द हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट शेल functionally report to the audit committee and administratively to the chief executive officer, and his performance appraisal shall be done by the chairman of the audit committee and the chief executive officer. The reporting hierarchy में कमेटी के अंडर आएगी इंटरनल ऑडिटर की पोजीशन, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जो है वो उसको रिपोर्ट करने का पाबंद है। डायरेक्टर्स जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, वो इंटरनल ऑडिट का फंक्शन जो है वो, डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन एनी कैपेसिटी इन द इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ये अलहदा सेपरेटली कोई ना कोई जो भी बंदा होगा उसको ये अपॉइंट जो है वो किया जाएगा। द बोर्ड शैल इंश्योर दैट द इंटरनल ऑडिट टीम कंप्राइजेज ऑफ experts of relevant disciplines in order to cover all major heads of accounts maintained by the company. अब इसमें जो बेहतर है कि अब जो भी बंदा है जिसने इंटरनल ऑडिटर का फंक्शन संभालना है, उसकी अगर इंटरनल ऑडिट में ही अगर कोई उसकी डिग्री वगैरह या सर्टिफिकेशन है तो बहुत अच्छी बात है। CIA अगर जैसे किया हुआ है उसने, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, वरना ये है कि बाकी लोग भी ऑब्वियसली अगर किसी का एक्सपीरियंस और उसकी सर्टिफिकेशन जो है वो अगर एक ही उसकी है तो फिर ठीक है, वो भी फंक्शन संभाल सकता है। तो सूटेबल क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए इसमें। अब कंपनी जो है, जो इंटरनल ऑडिट का फंक्शन है, ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे का सारा ही कंप्लीट इंटरनल ऑडिट भी किसी और फर्म के हवाले कर दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो उसमें से कुछ एरिया तो ऐसा है या कुछ सर्टन एरियाज ऐसे हैं जिसमें सजेशंस या उनकी डेवलपमेंट जो है वो आप आउटसोर्स कर दें, और बाकी फंक्शन आप एक फुल फ्लेज एक इंटरनल ऑडिटर आप कंपनी का रख लें और उसी के हवाले जो है वो हो जाए। तो वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, provided that while outsourcing the function, the company shall not appoint its existing external auditors as internal auditors. Obviously, अगर जो इंटरनल ऑडिट का फंक्शन है अगर आप उसी को ही एक्सटर्नल ऑडिटर्स को दे देते हैं तो अपने ही काम को का खुद ही ऑडिट करना और अपनी ही चीज़ों में खुद ही सजेशंस वगैरह देने की तो बनती नहीं है। इसलिए इंटरनल ऑडिटर जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं होना चाहिए, वरना वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा और वो बात सारी की सारी जो है वो रह जाएगी। और ये भी ज़रूरी है कि ऑल कंपनी शैल इंश्योर दैट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड फॉर द रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। एक्सटर्नल ऑडिटर जब भी आता है, ऑडिट वगैरह आपने पढ़ा हुआ ही है, तो वो प्रीवियस ऑडिटर की भी जो वर्किंग पेपर्स हैं, वो वर्किंग पेपर्स जो है वो मांग सकता है, वो
अगर वो समझता है कि जी उनकी फाइंडिंग्स वगैरह जो है वो उसको अपने जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स वगैरह जो हैं वो उसके लिए लगाने के लिए, या जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं उसके डेवलपमेंट के लिए अगर वो चीज़ ज़रूरी है तो ठीक है, वो मांग ले। और अगर जो भी इंटरनल ऑडिट ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई हुई है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली वो अपनी रिपोर्ट उसने फाइनलाइज करनी होगी या अपने प्रोसीजर्स फाइनलाइज करने होंगे, तो वो इंटरनल ऑडिट की जो फाइंडिंग्स हैं उनका भी सहारा जो है वो ले सकता है। एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो अब ये भी एक, जब रिसर्च भी कर रहे होते हैं तो रिसर्चर्स के लिए भी ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट होती है कि क्या जो फर्म ऑडिटर्स की एक्सटर्नल ऑडिट के तौर पे जो यूज़ की गई है वो जो है वो टॉप 4 ऑडिट फर्म्स में से है या नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली यानी ये हम लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, वरना कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, कि रिक्वायरमेंट नहीं है ये कि टॉप लेवल की हो, बस वो अगर लिस्टेड है और रिप्यूटेबल है तो ठीक है, उसको आप अपॉइंट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बात की ना इन्होंने कि नो कंपनी शैल अपॉइंट एज एक्सटर्नल ऑडिटर्स अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स which has not been given a satisfactory rating under the quality control review program of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan and registered with the Audit Oversight Board of Pakistan। तो जिसकी रेटिंग अच्छी नहीं है या जिसको उन्होंने अलाउ ही नहीं किया है आई कैप ने, तो आप उसको नहीं जो है वो रख सकते हैं। नो कंपनी शैल अपॉइंट एज एक्सटर्नल ऑडिटर्स फर्म ऑफ ऑडिटर्स which or a partner of which is non-compliant with the International Federation of Accountants IFAC की गाइडलाइंस जो है कोड ऑफ एथिक्स की, वो पूरी की पूरी फर्म या उसका कोई एक पार्टनर ऐसा है जिसने IFAC की गाइडलाइंस को या ICAP की गाइडलाइंस को वो फॉलो नहीं कर रहा, तो आप उसको अपनी कंपनी के ऑडिट के लिए उनको अलाउ नहीं कर सकते। The board of directors of a company shall recommend appointment of external auditors for a year। अब हमने जैसे उस दिन भी बात की थी कि भाई 1 साल के लिए इसकी अपॉइंटमेंट होगी, और जो AGM में होगी, AGM जब होगी उस वक्त इसकी ये दे विल स्टैंड रिटायर्ड, और वो अपने आप को दोबारा अपनी रीअपॉइंटमेंट के लिए पेश कर देंगे। और फिर वो 3 साल के बाद तो खैर आपको वैसे भी वो चेंज करना होता है। द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिट कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, ऑल्दो इट वाजंट स्पेसिफिकली स्टेटेड देयर, लेकिन बहरहाल द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिट कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिट और अदरवाइज शैल बी इंक्लूडेड इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब ये नॉमिनेशंस कमेटी जो है वो भेजेगी नॉमिनेट करने के लिए रिकमेंडेशंस, उसको पीछे से जो है वो ऑडिट कमेटी की तरफ से जो है वो आ रही होंगी कि भाई इनको रखा जाए या ना रखा जाए। इन केस ऑफ अ रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, द रीजंस फॉर द सेम शैल बी इंक्लूडेड इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। 3 साल से पहले अगर आप उनकी वो कैंसिल कर रहे हैं तो ये फैक्ट जो है वो आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट में देना चाहिए। या अगर उनको आप वक्त से पहले ही रिटायर कर रहे हैं तो भाई आपने क्यों रिटायर किया है उनको। No company shall appoint its auditors to provide services in addition to audit except in accordance with these regulations, and shall require the auditors to observe applicable International Federation of Accountants guidelines in this regard। हमने बात लास्ट टाइम भी की थी कि ऑडिट के अलावा रिव्यू एंगेजमेंट भी हो सकती है, टैक्स की, लॉ की, या कोई कंसल्टेंसी की, अगर कोई आप उनको भी असाइनमेंट दे रहे हैं अपने एक्सटर्नल ऑडिटर्स को,
तो ये ज़रा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर लेगा, तो वो उसके लिहाज से आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना है। अगर आप एक्सटर्नल ऑडिटर्स को इंटरनल ऑडिट का फंक्शन असाइन करने लगे हैं, या लॉ, टैक्स रिव्यू या कोई और असाइनमेंट देने लगे हैं, तो no company shall appoint a person as an external auditor or a person involved in the audit of the company who is a close relative of the chief executive officer, chief financial officer, and the head of the internal audit, the company secretary, or a director of the company. Obviously वो related party जो उसका स्टैंडर्ड है, जिसका मैंने आपको लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, तो अगर क्लोज रिलेटिव वगैरह भी होगा तो अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ऐसे बंदे को एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे, जो कि इन लोगों का कोई वो हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट और द कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी का अगर कोई स्पाउस, पेरेंट, डिपेंडेंट या नॉन डिपेंडेंट भी अगर चाइल्ड हो, कि भाई ये मेरा डिपेंडेंट नहीं है, ये तो खुद अपना कमाता है, तो इवन वो खुद भी कमाता हो, भाई बेटा तो है ना, तो ये आप अपनी कंपनी के ऑडिट के तौर पे नहीं रख सकते। Every company shall require external auditors to furnish a management letter to its board of directors within 45 days of the audit report, provided that any matter deemed significant by the external auditor shall be communicated in writing to the board of directors prior to the approval of the audited accounts by the board of directors. जो भी उसका एक रिव्यू, रिकमेंडेशंस वगैरह होंगी, वो अपनी within 45 days of the date of the audit report वो उनको सबमिट करवाएगा। आज के लिए इतना काफी है। सही हो गया सर। अटेंडेंस ही कोई नहीं लगाई सर, चलेगा? हाँ जी भाईजान, बैक टू पेविलियन। बस ये रहा इतनी, सर एकदम ही गायब हो गए। हाँ मैं लगता है सर हमारे से भी ज्यादा जल्दी में थे। रिकॉर्ड यार हसीब, वो ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हाँ ये हमारे साथ वही वाला गेम हुआ है। ये मेरा ख्याल है सर ने ग्रुप में से वो ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वो चीजें डिलीट कर दी हैं सारी। कौन सी चीजें डिलीट नहीं समझा यार जो नहीं है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वो चीजें, वो ऊपर से फाइल्स व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट हो गई हैं। नहीं यार, इस तरह थोड़ी होती हैं। हाँ कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं, कौन से वाले ग्रुप की? जैसे लास्ट टाइम सर वाजिद ने नहीं किया था, वॉश कर दिया था उन्होंने। यार वो तो आपकी अपनी मेमोरी में सेव रहती हैं। मैं मोबाइल की मेमोरी में चेक करता हूँ किसी नाम से सर्च करने की। नहीं तो यार तू चेक कर, अगर तेरे पास कोई इस तरह की जो भी हैबिट है तो वो शेयर कर दे वापस। मुझे अगर बता दो, मैं तुम्हें सारा कर देता हूँ। मैं असल में सर से यही कहना चाह रहा था, सर एकदम चले गए कि जो मटेरियल है लेक्चर्स वो साथ साथ सॉफ्ट में शेयर कर देना, तो वो चले हम अपने पास सेव कर लें, क्योंकि इस दफा पेपर तो डेफिनेटली कैंपस में होंगे। हाँ वो फिर मसला बनेगा बाद में तैयारी का। मसला बहुत है इस बार। पहले तो दुआ करो कि वीकेंड वालों की ऑनलाइन ही हो जाए, या कोई दोबारा से नोटिफिकेशन रिवाइज कर दें। खबरें ऐसा हो जाए ना तो भाई फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। मसला ये ऐसा हो नहीं रहा ना, साड़ी सुननी कोई नहीं रहा थे, फिर क्या करिए। यार बात सुन खबर। हाँ हाँ सुन रहे हैं। हसीब तू दूसरी क्लास लेगा? 6 बजे क्लास ना लेगा सर ने। तू? यार मैं नहीं ले सकूंगा क्लास। वजह? यार वो जो है कजन की तरफ जाना है, शादी है उसकी।
भाईजान शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेपर, फोर्थ सेमेस्टर है, तुमने शादियां पड़ी हुई हैं। कौन सा मेरी हो रही है? बताऊंगा कि सर वो कह रहा था कि बात शादी तो तेरी भी ठीक है। अगला सेमेस्टर सही है। हैं क्या? और मेहरबानी कर, ये चल जो काम कराया ना सर ने वो बता दी। ये तो है सर ने भाई। क्या? क्लास अच्छा सर की क्लास यार अब कब होगी? होगी किस तरह यार, अल्लाह करे यूनिवर्सिटी में हो सर आके पढ़ाएं, यूनिवर्सिटी में नहीं है सर, सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी में पे नहीं काम करें। है सर, यूनिवर्सिटी में कोई नहीं होगा, लाहौर कैंपस वालों का यूनिवर्सिटी में हो रहा है और हमारा जो है यार वो पहले सर इमरान आके पढ़ाते रहे थे, पहले तो जो है वो उधर ही आते थे। अब पुरानी बातें भूल जाओ, यूनिवर्सिटी खुलने लगी है। और तू जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूँ। बेटे और सुना, फरूख चौधरी सो रहा साहब है। आपकी क्या हाल है? नहीं यार, फरूख सोया हुआ है, क्लास लगा के तो फरूख सो गया। क्या बस। और तू सुना, चीजों की सुना बस भाई, शुक्र है अल्लाह पाक है। ठीक नहीं? शुक्र है अल्लाह पाक। 30 मैं भी यार एक और पीस लेने की सोच रहा हूँ। क्या अब चीज? देखो, असील देखो ये तो मेरा 2500 3000 तक की मिलेगी, 2500 3000 तक की मिलेगी, मंडे को आ जाएगी उम्मीद है। मैं कॉल बैक करता हूँ तुझे। ओके।